नमस्कार साथियों। आज मैं बात करना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ के एक भाषण पे। योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था कि ये चुनाव जो है 80-20 का है। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और मंच पे आए तो उन्होंने 85-15 की बात की। आज मैं आपको 85-15 और 80-20 का फर्क और 85-15 80-20 में कैसे भारी पड़ता है ये बताना चाहता हूँ। भारत में एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में वहाँ जो भी सरकार, सत्ता पक्ष या विपक्ष, दो के दोनों लोग पेरियार को फॉलो करते हैं। रामास्वामी नायकर पेरियार समाज सुधारक हुए हैं और वहाँ पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जात और इसको जो है इस मामले में किसी तरह का समझौता नहीं करते हैं। ना तो करुणानिधि करते थे, ना अब स्टैलिन करते हैं, ना जयललिता करती थी। और वही दो लोग रहते हैं, वहाँ तीसरी पार्टी पैर नहीं जमा पाती। 85-15 की उनकी लड़ाई होती है और 85-15 पे वो कायम रहते हैं। उत्तर प्रदेश में 85-15 का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ काशीराम के बाद, जब 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई 14 अप्रैल को। इस पर मैं पूरा तफसील का वीडियो करूंगा 9 तारीख को, तो काशीराम मान्यवर का जो है परिनिर्वाण दिवस है। मैं आज इस पर छोटी सी चर्चा आपसे कर लेना चाहता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी का जो उन्होंने नारा दिया। और 14 अप्रैल 84 को बनी हुई बहुजन समाज पार्टी 2003 में 1993 में सपा बसपा गठबंधन के साथ सरकार में आ गई। 84, 6, 90 और 393। आप देखिए 9 साल के अंदर सरकार बना ली और मुख्यमंत्री अपना बना लिया काशीराम ने अपने एजेंडे पे। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार के बावजूद उन्होंने अपना एजेंडा नहीं छोड़ा, 85-15 नहीं छोड़ा। और आपको अगर पहली सरकार याद हो बहुजन समाज पार्टी की, एमएलए बिल्कुल नहीं थे, सारे एमएलए समाजवादी पार्टी में चले गए थे, टूट गई थी पार्टी। रामविलास वाल्मीकि को मंत्री बना दिया, लखनऊ के एक महासचिव हुआ करते थे बसपा के। गोरखपुर से श्यामलाल यादव एक सिर्फ गांव के प्रधान थे, बसपा के नेता थे, उनको मंत्री बना दिया। और कोई बिरादरी ऐसी बची नहीं थी जिसको मंत्री ने बनाया हो। स्वामी प्रसाद मौर्य जब उत्तर प्रदेश में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं तो भारत के इतिहास के पहले मौर्य थे जो कैबिनेट मंत्री हुए हैं। तो ये था, सभी जातियों का संतुलन बनाकर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और सभी जातियों में चेतना पैदा की। और नारा सिर्फ इतना था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और वो भागीदारी उन्होंने दे के दिखाई। अगर आप 85-15 पे रहते, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी पे रहते, तो कभी कोई 80-20 का नारा न देता और 80-20 की बात न करता। समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसको सत्ता में भागीदारी काशीराम ने न दी। हीरा ठाकुर को 2 टर्म एमएलसी बनाया, नाई बिरादरी के थे। एक इस्लाम नट हुआ करते थे आजमगढ़ के, उनको आयोग का सदस्य बनाया, लाल बत्ती दी। इसी तरह से बिंद, निषाद, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, कोई भी बिरादरी ऐसी नहीं थी जिसकी सत्ता में हिस्सेदारी। चौहान, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई निगम का चेयरमैन, अगर इतनी उसकी संख्या नहीं है कि विधायक बन सके तो उसको एमएलसी बनाया। इतनी अगर उसकी संख्या नहीं है कि वो लोकसभा जीत सके तो उसको राज्यसभा भेजा। तो ये जो तरीका था, राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा की आई तो एक वर्ग विशेष, जाति विशेष को इतनी अहमियत दी गई कि उसके बाद से जो बहुजन समाज पार्टी का सवाल शुरू हुआ, तो आज आप देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ी। तो जातीय गणित और जातीय संतुलन जो है, इसके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी की लड़ाई लड़ने वाला उत्तर प्रदेश में कोई नहीं। ओम प्रकाश राजभर ने इस लड़ाई को शुरू किया था और ओम प्रकाश राजभर ने कामयाबी के तरह 7, 4, 5 जिलों में पूर्वांचल में इस लड़ाई को स्थापित भी किया। बिहार में आप देखिए, नीतीश कुमार ने इस लड़ाई को शुरू किया था अति पिछड़े वर्ग की, मतलब वो जैसे दलित में महादलित और पिछड़ों में महापिछड़ा। और उसके बाद महादलित के नाम पे बिहार में एक नए नए संगठन खड़े हुए और वो संगठन छोटी छोटी संख्या में वो अपनी कामयाबी करते रहे। इसमें मांझी को हमने देखा, वो मुख्यमंत्री भी हुए। तो ये चीज़ जो है बिरादरियों का संतुलन,
तो महादलित महादलित को अगर आप देखिए, महादलित में मांझी मंत्री भी हुए, तो मंत्री मांझी बने। उसके बाद आप देखिए अति पिछड़े वर्ग में वहाँ भी कुशवाहा और तमाम बिरादरियों में चेतना आई और नीतीश कुमार लगातार 8 बार मुख्यमंत्री रहे। तो कहने का मकसद ये है कि बिरादरियों का संतुलन और बिरादरियों का गणित, अगर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी पर राजनीति की गई होती उत्तर प्रदेश में, तो शायद आज अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लोग यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर, तमाम छात्रवृत्ति, तमाम तरह के एडमिशन, फीस की वृद्धि जो होती है, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह से वो होता है, जो ये पिछड़े और गरीबों की यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो शायद ये देखने को न मिलता। जागरूकता अगर होती, आप 80-20 के मुकाबले में 85-15 की लड़ाई लड़ने के लिए अब कौन है? नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव हैं, मायावती शायद अब अपने एजेंडे से हट चुकी हैं, अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग की बात तो करते हैं लेकिन कभी अखिलेश पिछड़ों के नेता नहीं रहे। अखिलेश ने आप देखिए कि रिजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल उन्होंने फाड़ा, SC के लिए था लेकिन वो पिछड़ों पर भी लागू होता। जो आरक्षण से जुड़ी हुई चीज़ है, रिजर्वेशन एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी अलग के लिए नहीं होता। रिजर्वेशन अगर SC के लिए है, ST के लिए है, तो वो OBC के लिए भी है। तो जैसे यहाँ पर प्रमोशन था, वहाँ पे आप अपने प्रमोशन की मांग कर सकते थे। एक किसी भी समाज के प्रमोशन को रोकना, किसी भी समाज के आरक्षण को रोकना, ये राजनीति का वो रुख नहीं है जो अंबेडकर ने बताया था, काशीराम ने किया था, पेरियार ने। अगर राजनीति का तरीका ये है कि आप दूसरे को भी दीजिए। छीनना राजनीति का वो हिस्सा नहीं होता है। छीनने से राजनीति में आप महापुरुष नहीं बन सकते। काशीराम आज देश के महापुरुषों में शामिल उनके क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने सभी वर्गों में चेतना पैदा की और उस चेतना का नतीजा है कि आज आप देखिए निषादों की पार्टी है, राजभरों की पार्टी है, मौर्या की पार्टी है, चौहान की पार्टी, सबकी पार्टियां बन गई, सबके दल बन गए, सब में नेता निकले और वो अपने समाज की लड़ाई लड़ने लगे। ये अलग बात है कि उन्होंने बाद में सत्ता में शामिल होने के बाद समाज का हित नहीं किया। सोनेलाल पटेल ने बनाई अपना दल, लेकिन अनुप्रिया पटेल आज भी जो पिछड़ों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसमें खड़ी होती हैं। उनका छात्र संगठन जो है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बढ़ी हुई फीस जो 400% बढ़ी, उसने उसकी लड़ाई लड़ी। तो लड़ाई पिछड़ों की लड़ने वाला ही, क्योंकि जो संख्या जिसकी ज़्यादा है, जिसकी जनसंख्या भारी है, उसके लिए जो लड़ेगा वही जीतेगा। ये एक एजेंडा और ये फंडा होना चाहिए। मैं काशीराम की जयंती के अवसर पर कोशिश करूँगा कि काशीराम की राजनीति और उनकी राजनीति की विचारधारा और राजनीति से जो हालात बदले हैं देश के, विशेषकर उत्तर भारत के, उस पर ज़रूर कोशिश करूँगा कि प्रकाश डालूँ और वो वीडियो कुछ बड़ा होगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए राजपथ में मेरे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।